हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले दो वीडियोस में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नमाला स्टार्ट कर रखी है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक के अपने क्वेश्चन उन दो वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाले वीडियो देखने हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में, कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 13 में मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 13 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। तो क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है ना। कोई रोगी है, उसको हार्ट अटैक है, ऐसा संयोग, इसकी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40% है। ठीक है। कोई रोगी है, उसके हार्ट अटैक आने के चांसेस कितने हैं, 40% है। ठीक है। अभी यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि से दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर दिया जाता है ना। मतलब ध्यान लगा के और योग द्वारा ये जो 40% है किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का खतरा है वो 30% कम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। और दवा द्वारा खतरे को 25% कम कर किया जा सकता है। ठीक है। भी किसी भी समय रोगी को इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करना है ना। दोनों में से या तो ध्यान और योग करे या दवाई ले, दोनों में से किसी एक को चुनना है ना। तो दोनों के चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समान होगी। ठीक है। ठीक है। भी मतलब रोगी या तो इलाज करे ध्यान और योग से या दवाई से इलाज करे। ठीक है। यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों में यादृच्छा चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित है ना। मतलब दोनों उपाय और रोगी ने कर लिए और रैंडमली एक पर्सन को चूज किया गया, एक रोगी को चूज किया गया जो दिल का दौरा पड़ने से क्या है, ग्रसित है ना। ये घटना तो घटित हो चुकी है, रोगी को दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है। रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ना। तो बेस थ्योरम है, साफ साफ शब्दों में आपने क्वेश्चन पढ़ते ही समझ लिया कि रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि रोगी को दिल का दौरा तो पड़ रहा है भी, लेकिन उसने इलाज किससे किया, ध्यान से किया या दवाई से किया ना। तो मैं मानता हूं ना, मानते हैं आंसर में देखो, क्योंकि रोगी को दिल का दौरा पड़ने की संभावना कितनी है, 40% है ना। अब मैंने इवेंट डिफाइन कर दिया, लेट इवन कि रोगी ध्यान व योग द्वारा क्या करता है, इलाज करता है ना, इलाज करता है। और E2 मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया कि रोगी दवाइयों द्वारा क्या करता है, इलाज करता है। अब एक समय में रोगी को या तो ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान और योग करना पड़ेगा, या दवाई लगानी पड़ेगी ना, दवाई लेनी पड़ेगी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल्स क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इक्वल्स, दोनों में से एक को चूज करना है तो 1/2। ठीक है। ठीक है। इसको मैं यूं भी लिखता हूं 0.5। ठीक है। अब एक मैंने इवेंट डिफाइन कर दिया ना कि है ना, कि रोगी दिल के दौरे से ग्रसित है, रोगी दिल के दौरे से, हार्ट अटैक से क्या है, ग्रसित है ना, दौरे से ग्रसित है। ये घटना तो घटित हो चुकी है ना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन E1 हैज बीन अकर्ड है ना। मतलब यही लॉजिक है इस क्वेश्चन को देने का, बेस थ्योरम में देने का यही लॉजिक है। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए ना। देखो कि व्यक्ति ने घटना घटित हो चुकी है, मतलब रोगी ध्यान और योग द्वारा इलाज कर रहा है भी ना। पहले दौरा पड़ने का खतरा कितना था, 40% था ना। कितना था, 40% था, इनटू है ना, इसने इलाज के लिए, देखो इसने इलाज कर लिया। सामान्य रोगी को कितना खतरा है, 40%, और उसने इलाज कर लिया है ना, योग और ध्यान द्वारा इलाज कर लिया। और जब वो योग और ध्यान से इलाज करेगा तो दौरा पड़ने का खतरा कितना हो जाता है, 30% कम हो जाता है। मतलब खतरा कितना रहेगा, 70%। ये ध्यान रखने, ये तो लॉजिक की बात है। ये बात जो मैं लिख रहा हूं यही लॉजिक की बात है, इसमें और कुछ नई चीज नहीं है ना। वापिस देख लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वे, मतलब रोगी के दिल के दौरा ग्रसित होने की संभावना, और ये घटना घटित हो चुकी है कि रोगी ने योग और ध्यान द्वारा इलाज कर लिया है। मतलब सामान्य रोगी है तो
उसको दिल का दौरा पड़ने की संभावना कितनी है 40%, और उसने जब इलाज कर लिया तो 30% कम हो जाएगा, मतलब 40% का 30% कम हो गया तो कितना खतरा कितना बचा 70% है ना। तो ये देखो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज़ बीन अकर्ड, मतलब क्या आ जाएगा 0.4 इंटू 0.7, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज़ बीन अकर्ड, है ना, मतलब सामान्य रोगी का खतरा कितना था 40% है ना, इंटू क्यों कितना 40% का खतरा कितना कम हो गया 25% कम हो गया, तो बचा कितना 75% है ना, 75% बच गया खतरा। सामान्य रोगी को 40% खतरा था और दवाइयों द्वारा उसने खतरा कितना कम कर लिया 25% कम कर लिया, तो 40 का 25% खतरा कम कर लिया तो बचा कितना 75% है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैज़ बीन अकर्ड तो क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 0.75, ठीक है भाई, ठीक है। नाउ बाय बेज थ्योरम देखो क्या हो जाएगा, देखो व्यक्ति दिल के रोग से ग्रसित है, मतलब घटना ए घटित हो चुकी है, रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग करके की जाने की प्रायिकता क्या करनी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 अपन को फाइंड करनी है व्हेन ए हैज़ बीन अकर्ड, है ना। क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 है ना, बी ध्यान और योग द्वारा कम करने के अनुकूल प्रायिकता ना, तो पहले ध्यान और योग को चुना होगा, फिर उसने क्या किया होगा खतरा कम किया होगा ना, खतरा कम किया होगा, और खतरा कम करने की पूरी संभावना क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब ध्यान और योग को चुना होगा, फिर दिल के दौरे का खतरा कम किया होगा, या के लिए प्लस दवाइयों को चुना होगा और उसके द्वारा दिल के दौरे को क्या होगा खतरा कम किया होगा ना। वैल्यू पुट कर दो, E1 की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है, और E1 की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 0.7 इंटू 0.4 इंटू 0.7, तो 0.5 इंटू 0.4 इंटू 0.7 प्लस 0.5 इंटू 0.4 इंटू 0.75, ठीक है। चलो सोल्व करो, तो देखो क्या 5 चौक 20 और 7 दूनी 14 है ना, तो 0.23 है ना 140, ठीक है, तो 0.140 है ना, प्लस ये तो ये आएगा 5 चौक 20 7 दूनी 14 140 है ना, और 5 चौक 20 150, तो 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट आएगा ना, तो ये भी हो गया ना, तो देखो क्या हो गया 0.1400 क्योंकि पॉइंट के बाद है ना, और 0. कितने 14 और 15 2900, कितने हो गए 2900, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 14/29 चेक कर ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए हैज़ बीन अकर्ड, चेक कर ले रही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मिसलेनियस में, चैप्टर नंबर 13 मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर भी 13 है, 14/29 बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि यदि दो कोटि के एक सारणी के सभी अवयव शून्य या एक है तो सारणी का मान धनात्मक होने की क्या प्रायिकता है। एक ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है, एक ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट है, मान ले रहा हूँ डिटरमिनेंट ए है ना, ऑर्डर 2/2 का है, मतलब उसमें 2 ही रो होंगी और 2 ही क्या होंगे कॉलम होंगे, ठीक है ना। तो 4 ही एलिमेंट होंगे, इसमें कितने एलिमेंट होंगे 4 ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। एक 2 कोटि का सारणिक डिटरमिनेंट है जिसके सभी अवयव शून्य या एक है ना, सारे एलिमेंट या तो 0 है या 1 है ना, 0 और 1 0 और 1 0 और 1 0 और 1, ये सारे एलिमेंट इस तरह के 0 और 1 0 और 1 0 और 1 0 और 1, ठीक है, ठीक है ना। तो सारणी का मान धनात्मक होने की प्रायिकता क्या है ना। तो पहले देखो टोटल ऐसे कितने डिटरमिनेंट बन सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम क्या होंगे देखो ना, तो आंसर में लिखेंगे 2 कोटि के सारणिकों की कुल संख्या जिसका प्रत्येक अवयव क्या है 0 या 1 है, बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। बोले सर 16 कैसे, क्योंकि इस प्लेस को फुलफिल करने के लिए कितने ऑप्शन है 2, एंड
क्योंकि सारे बढ़ने ना, 2x2 की ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट है, तो सारे प्लेसेस फुलफिल करने पड़ेंगे। इसको बढ़ने के 2 ऑप्शन, एंड इसको बढ़ने के 2 ऑप्शन, एंड इसको बढ़ने के 2 ऑप्शन, और एंड इसको बढ़ने के 2 ऑप्शन, मतलब इनटू, है ना। तो कितने ऑप्शन हो गए? 16 ऑप्शन हो गए ना। अब मेरे को क्या चाहिए? डिटरमिनेंट क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए ना। क्या चाहिए? ऐसे डिटरमिनेंट जिस एंट्री तो आ गई मेरे पास, है ना, 0 और 1 है, मेरे को क्या चाहिए? डिटरमिनेंट पॉजिटिव चाहिए ना। पॉजिटिव चाहिए मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव, है ना। पॉजिटिव होने के लिए देखो, यहाँ अगर 0 0 कर दूं, है ना, यहाँ 0 0 कर दूं, तो देखो ये तो पॉजिटिव नहीं होगा ना नेगेटिव होगा, डिटरमिनेंट इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ 0 0 कर दूं और यहाँ 1 1 कर दूं, है ना, तो ये क्या होगा? 0। ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट ऐसे तो ओपन करते हैं, 0 -1, तो -1 आएगी तो नेगेटिव आएगा ना, मतलब यहाँ -1 नहीं हो सकता ना। मेरे को क्या चाहिए? पॉजिटिव वाले चाहिए, तो यहाँ 1 1 कर दूं, यहाँ 1 1 कर दूं, तो क्या होगा? 1 माइनस, अगर इधर 1 1 कर दूं तो 1 - 1 तो कितना हो जाएगा? 0। मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो ये वाले एलिमेंट, ये दोनों तो फिक्स हो गए ना, ये दोनों तो क्या हो गए? फिक्स हो गए। ये क्या हो सकता है? 0। ये 1 भी नहीं हो सकता, इन दोनों जो फ्रंट डायगोनल है उसके तो वैल्यू आनी चाहिए 1, और इधर वाले क्या आनी चाहिए? 0। 0 आएगी तभी पॉजिटिव होगा। अब इधर वाले की 0 कब आएगी? तो ये 0 1 होगा, है ना। इसलिए 2 कोटि के धनात्मक, है ना, अवयवों की, या अवयव नहीं, सारणिकों की संख्या, सारणिकों की संख्या जो धनात्मक है, धनात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे, वह प्रत्येक प्रविष्टि क्या होगी? 0 या 1 है, तो बराबर कितने होंगे? 3। और होंगे कौन से देखो, 1 1 0 0 और 1 1 0 1 और 1 1 1 0, ये होंगे 3 ही। ये 3 ऐसे डिटरमिनेंट होंगे जिनकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। 1 - 0 पॉजिटिव, 1 - 0 पॉजिटिव, 1 - 0 पॉजिटिव, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/16, है ना। अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। चेक कर ले रहे, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, देखने में लग रहा था अजीब है। क्वेश्चन नंबर 14 3/16 बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ से। पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, आसान सा क्वेश्चन है। ये भी क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में के 2 सहायक निकाय ए और बी, है ना। कोई इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, उसके 2 असिस्टेंट है ए और बी, ठीक है। पूर्ववर्ती परीक्षण से निम्न प्रायिकताएं ज्ञात हैं। क्या है कि ए के असफल होने की प्रायिकता इतनी है, बी के अकेले असफल होने की इतनी है, ए और बी के असफल होने की कितनी, ए और बी मतलब और मतलब एंड इतनी है ना। तो निम्न की प्रायिकताएं ज्ञात करो ना। तो देखो आंसर में मैंने मान लिया क्या मान लें? दिया है, पहले दिया है, मान लिया क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के असफल होने की ना, असफल होने की, है ना। तो उसको मैं यूं भी लिखता हूं, क्या लिखता हूं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। सफल होने को ए मानेंगे तो इस ए असफल होने को क्या मानेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट, है ना। वो कितना दे रखा है? 0.2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के अकेले ओनली बी, है ना, ओनली, ये लिख दो, बी के अकेले असफल होने की, इस बात को अपनी में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ओनली बी डैश कितना है? 0.15। प्रोबेबिलिटी ए और बी के असफल होने की, ए और बी के असफल होने की, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और एंड के लिए क्या लगेगा? इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है? 0.15, ठीक है। तो क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट व्हेन बी कॉम्प्लीमेंट हैज बीन अकर्ड, ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चाहिए और उसमें ओनली ए की चाहिए ना। तो देखो ए के असफल होने की इतनी है, बी के ओनली बी, है ना, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां से देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ना
ये मान लो सैम्पल स्पेस है, और ये वाला सेट जो है ए कॉम्प्लीमेंट है, और ये वाला सेट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है। तो मेरे को क्या चाहिए, ओनली बी चाहिए, है ना, ओनली बी चाहिए, ओनली बी चाहिए, ओनली बी चाहिए। तो बी के ओनली बी, ये वाला पार्ट तो क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, मेरे को ओनली बी चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए था ना। तो बी में से क्या घटा दूंगा, इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा ना। ओनली बी की वैल्यू पता है मेरे को ना, ओनली बी की वैल्यू कितनी है, 0.15। बी कॉम्प्लीमेंट की कितनी है पता नहीं है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना है, 0.15। ये इधर जाएगा तो प्लस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स कितना जाएगा, 0.30। ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट व्हेन बी कॉम्प्लीमेंट हैज बीन अकर्ड, है ना। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला, कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। वैल्यू पुट कर दो, ए इंटरसेक्शन बी की कितनी है, 0.15, ठीक है, अपॉन में 0.30, ये रही, ठीक है। ठीक है, तो क्या आया, 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 15/30 काट देंगे तो 1/2। ये ओनली बी नहीं है, ओनली बी की तो ये वैल्यू थी, यहाँ से बी की वैल्यू आई मेरे पास, है ना। मैं सोच रहा था ओनली बी वाली कैसे पुट कर दी, व्हेन बी हैज बीन, बी कॉम्प्लीमेंट हैज बीन अकर्ड, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी अकेले भी, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए कॉम्प्लीमेंट। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कितना है, 0.2 माइनस इंटरसेक्शन वाला कितना है, 0.15, तो कितना होगा 0.05, है ना। तो 5/100, तो 1/20। कौन सी देर की, इस वाले फॉर्म में, इस वाले फॉर्म में, चेक कर लेते हैं। ओनली बी, सॉरी ओनली ए। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में दे रखा होगा तो 0.5 दे रखा होगा। चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मिसलेनियस में, चैप्टर 13 मिसलेनियस, क्वेश्चन नंबर 15, 0.5 फर्स्ट तो है, ठीक है, और 0.05 बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि थैला फर्स्ट में 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, तथा थैला सेकंड में 4 लाल और 5 काली गेंदें। 2 बैग हैं, 2 बैग हैं। ये तो बैग फर्स्ट है, ठीक है। इसके अंदर कैसी है, 3 तो रेड है और 4 काली। 3 तो रेड बॉल और 4 क्या है, ब्लैक बॉल है, ठीक है। और बैग सेकंड में, बैग सेकंड में क्या है, 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 4 तो रेड है और 5 कैसी है, ब्लैक है, ठीक है। अभी ठीक है, गेंद है। एक गेंद को थैला फर्स्ट से थैला सेकंड में स्थानांतरित किया जाता है ना। एक बॉल को यहां से फर्स्ट से उठा के सेकंड में पुट कर दिया, वो कैसी है अभी पता नहीं है ना, ठीक है। स्थानांतरित किया जाता है, तब थैला सेकंड से एक गेंद निकाली जाती है। पहले क्या किया, बैग फर्स्ट से बैग सेकंड में एक बॉल डाली, फिर उसमें से एक बॉल निकाली, है ना। सेकंड से एक बॉल निकाली जाती है। निकाली गई गेंद कैसी है, रेड है। ये घटना घटित हो चुकी है, घटना घटित हो चुकी है कि दूसरे थैले से, देखो थैले फर्स्ट से एक गेंद उठा के सेकंड में डाल दी, और वो रेड भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। फिर उसमें से डालने के बाद उसमें से एक गेंद निकाली जो कैसी है, रेड है। तो स्थानांतरित गेंद के काली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, मतलब रिवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये घटना तो घटित हो चुकी है, पीछे का बताओ कि इसमें से जो बॉल आई वो कैसी है, रेड है या ब्लैक है ना। तो मतलब बेज थ्योरम का क्वेश्चन है। कैसा है, बेज थ्योरम का क्वेश्चन है। तो आंसर में मानते हैं, मैंने इवेंट मान लेता हूं। लेट E1 क्या है, इवेंट है कि थैला फर्स्ट से लाल गेंद सेकंड में रखी गई या स्थानांतरित रखी गई है ना। तो थैले फर्स्ट से रेड बॉल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी होगी, क्योंकि 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक हो, तो टोटल कितनी होगी, 3 फेवरेबल तो रेड के कितने हैं, 3, और टोटल कितने होगी, 7, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी होगी, 3/7। कोई दिक्कत, लाल गेंद की यहां से निकलने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/7, ठीक है। E2 मैंने एक इवेंट डिफाइन किया,
थैला फर्स्ट से काली गेंद है ना, क्योंकि या तो लाल निकलेगी या काली गेंद सेकंड में रखी गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 मतलब काली गेंद, थैला फर्स्ट से काली गेंद कितनी है 4 बट्टा कुल कितनी है 7 निकलने की प्रायिकता होगी। ठीक है, लेट एक मैंने और एक इवेंट डिफाइन कर दिया, ए क्या कि थैला सेकंड से निकली गेंद कैसी है, निकली गेंद लाल है, कैसी है, लाल है ना, वो देखो लाल है। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज बीन अकर्ड, है ना, मतलब थैला फर्स्ट से लाल बॉल रख दी इसके अंदर सेकंड में, और उसमें से फिर एक बॉल निकाली जो लाल है ना, तो यहां से लाल बॉल निकली, तो यहाँ रेड कितनी होगी 5, कितनी होगी 5। देखो ना, E1 होने का मतलब क्या, थैला फर्स्ट से लाल गेंद थैला सेकंड में रख दी, यहां से एक गेंद उठा के इसमें रख दी लाल, तो लाल कितनी होगी 5, और टोटल कितनी होगी 10। तो 5 लाल 5 होगी, टोटल कितनी होगी 10, तो कितनी है 1/2, इसीलिए अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E2 हैज बीन अकर्ड, E2 हैज बीन अकर्ड का मतलब क्या है, थैला फर्स्ट से काली गेंद थैला सेकंड में रखी, यहां से काली गेंद निकल के आगे इसमें आ गई, तो काली गेंद कितनी है 6, लाल कितनी है 4, तो लाल 4 में से निकलेगी ना, क्योंकि निकली गेंद ये लाल है ना, तो 4/10 काट दिया तो 2/5। ठीक है, नाउ बाय बेज थ्योरम क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए तो घटित हो चुका है ना, सेकंड बैग से निकली गेंद लाल है वो तो घटित हो चुकी है, उसके फर्स्ट बैग से जो गेंद ट्रांसफर की गई उसके काली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, मतलब थैला फर्स्ट से थैला सेकंड में काली गेंद की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन ए हैज बीन अकर्ड ये ज्ञात करना। तो देखो है ना, तो देखो क्या लाल गेंद है ना, काली गेंद के ट्रांसफर होने के अनुकूल परिणाम बैग फर्स्ट से ना, तो पहले घटना E2 घटित हुई होगी ना, घटना E2 घटित हुई होगी ना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 है ना, घटना घटित E2 घटित हुई, मतलब थैला फर्स्ट सेकंड से E2 क्या, थैला फर्स्ट से काली गेंद सेकंड में ट्रांसफर की गई, फिर उसके बाद उसमें से लाल गेंद निकली है ना, लाल गेंद निकली होगी। ठीक है, या थैला फर्स्ट से थैले सेकंड में लाल गेंद ट्रांसफर की गई और फिर उसमें से लाल गेंद निकली होगी, E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ये तो फॉर्मूला भी रट गया होगा अब तक आपके, E2 है ना, वैल्यू पुट कर दो, E2 कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 4/7 इंटू E2 कितनी है 2/5 E1 कितनी है 3/7 इंटू E1 कितनी है 1/2 प्लस 4/7 इंटू 2/5। सोल्व करो, देखो सोल्व करो तो 8/35 बट्टा में 3/14 प्लस 8/35 है ना। तो देखो नीचे नीचे कैल्शियम है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए हैज़ बीन अकर्ड, देखो 8/35 तो पड़ा है। ठीक है, एलसीएम आया 70, 5 दिए 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 है ना, तो 8/35 इंटू 70/23 दूनी है ना, तो 16/23 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन ए हैज़ बीन अकर्ड। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 16 16/31 ये 16/31 जो 5 दिए 15 और 2 है ना, 2 हाँ सॉरी, क्योंकि 35 की टेबल में 2 बार और 2 को 8 से किया तो 16, कितना आएगा 16, तो कितना आएगा 31 और तो कितना आएगा 31। बिल्कुल सही इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ से। पहले वीडियो को रोकें और नोट करें।
क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 तीनों एमसीक्यू टाइप है, ऑप्शनल है। क्या कह रहा है देखो, क्या ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी, बी की, व्हेन ए हैज बीन अकर्ड कितनी है, 1 है, तब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो देखते हैं, है ना। तो आंसर में गिवन क्या दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, एंड और क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन ए हैज बीन अकर्ड इक्वल्स कितना है, 1 है। ठीक है, यहां से देखो क्या हुआ, इसका फॉर्मूला लगाऊंगा ना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स क्या आएगा, 1। इसका फॉर्मूला है ना, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कर दो, सिंस ए इंटरसेक्शन बी कर दो इक्वल्स क्या आता है, बी इंटरसेक्शन ए, है ना। इसका फॉर्मूला बी इंटरसेक्शन ए करेंगे ना, यहाँ ये डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, है ना। क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, तो यहीं लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आया, है ना। यहाँ से क्या है, ए जो है ए और बी का इंटरसेक्शन, यहाँ से देखो समझ के देखो, है ना, यहाँ समझ के देखो, ये बी मान ले रहा हूँ, पूरा बी है और ये क्या है ए, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए आएगा। यहाँ क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए ही आएगा। ए आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ए किसका सबसेट है, बी का, है ना। देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ बी, तो कौन सा ऑप्शन सी है, ए इज अवर करेक्ट आंसर। चेक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इजी सा क्वेश्चन था, 17 नंबर, ए इज अवर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड ग्रेटर देन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो निम्न में से कौन सही है ना, वो चेक करते हैं कौन सही है। आंसर में जो गिवन वैल्यू है वो लिखते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसकी, ए की, जब बी घटित हो चुकी है, वो बड़ी है किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से ना। तो इसका देखो फॉर्मूला आता है मेरे पास, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो देखो ये इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन, यहाँ लेस देन दे रखा है, ये तो बन नहीं रहा देखो ना, ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन होगा किससे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, लेकिन ये तो नहीं है, ये तो नहीं बन रहा ना। तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, और है ना, मैं पूरी इक्वेशन को, पूरी इनइक्वालिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव होती नहीं है, नेगेटिव नहीं होगी तो मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मैंने इनटू कर दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। यहाँ क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये तो नहीं बन रहा ना, ये तो नहीं बन रहा। ठीक है, तो देखो अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से डिवाइड कर दूं, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई क्या कर दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइड कर दिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से। फायदा क्या हुआ, यहाँ तो ये कट गया, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थी तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये क्या बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज बीन अकर्ड, है ना, ए हैज बीन अकर्ड अपॉन में उसी की प्रोबेबिलिटी होती है जो घटित हो चुकी है ना, ग्रेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कौन सा ऑप्शन है, क्या बी ग्रेटर है, ये सी इज अवर करेक्ट आंसर। चेक कर ले रहे हैं। इजी सा क्वेश्चन था ये भी। क्वेश्चन नंबर 18 मिसलेनियस में, क्वेश्चन नंबर 18 सी इज अवर करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं कि यदि ए और बी ऐसी दो घटनाएं हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल्स टू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, तो इनमें से कौन सी बात सही है वो चेक करनी है ना। तो आंसर में गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, और मतलब ये हिंदी वाला और का मतलब एंड है, इक्वल्स क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो जो क्या हो जाएगा, इसको पहले मैं मैथमेटिकली लिखूं तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इधर प्लस में इधर आएगी तो माइनस में, ये इससे कैंसिल आउट है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी सॉरी लिख दो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स क्या आ गया 0, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसके इनटू में 1 मान सकता हूँ, ये इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स क्या बचेगा 1। ये किसका फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड इक्वल्स क्या आएगी 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है अपना, क्योंकि जो घटना घटित हो चुकी है उसकी प्रायिकता और वो बाद में लिखी जाएगी ना। तो क्या है ए बाई बी है ना, ए बाई बी इज ओवर करेक्ट आंसर। क्या है, बी इज ओवर करेक्ट आंसर। चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं, बी इज ओवर करेक्ट आंसर। चलो जी, चलो जी। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 13 की कंप्लीट हुई। इसी के साथ चैप्टर नंबर 13 का भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारा 12th क्लास का सिलेबस भी पूरा का पूरा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे चैप्टर के, सारे मैथमेटिक्स के 11th के, 10th के और 12th के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं, है ना। क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने भी खूब सारी मेहनत की है। लगभग 510-15 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं 10th, 11th और 12th के सिलेबस के। तो आप भी थोड़ा सपोर्ट करें ना, आपने भी खूब मेहनत की है, लगातार जी जान लगा के पढ़े हो, आपके अच्छे नंबर भी आए हैं ना। फिर भी आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में या एग्जाम्पल में कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को कमेंट कर सकते हैं ना, तो मैं आपको उसको जरूर उसका सोल्यूशन दूंगा ना। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।